इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल, क्या पढ़ना है? इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। हमारे पास स्फेरिकल मिरर का हम लोगों ने दो कैटेगरी पढ़ा था, एक क्या कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या बेसिक डिफरेंस थे? बेसिक डिफरेंस अगर हम उसके फिजिकल अपीयरेंस पे चले तो बेसिक डिफरेंस क्या था कि कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता था वो इनवर्ड होता था और इसका जो पॉलिश सरफेस होता था वो आउटवर्ड होता था, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या आउटवर्ड और पॉलिश सरफेस जो होता था वो इनवर्ड। क्लियर है? अच्छा, कॉनकेव मिरर को हम लोग किस मिरर के रूप में जानते हैं और कोई दूसरा नाम इसका कन्वर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि ये सारी पैरेलल बीम को यानी कि पैरेलल रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, नहीं एक पॉइंट पे क्या करता है? कन्वर्ज करता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर इसको क्या करता है? डाइवर्ज करता है। तो कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कह सकते हैं। ऐसा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को इमेज फॉर्मेशन पे चर्चा करना है। तो देखो तुम लोग ध्यान दो कि अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो इसका फोकस भी इधर और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होता है। मतलब इसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक उसी साइड होते हैं जिस साइड इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिस साइड इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जबकि इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर उस साइड होता है जिस साइड इसका पॉलिश सरफेस है, जिस साइड इसका क्या है? पॉलिश सरफेस। क्लियर है यहाँ तक बात? इस वजह से कॉनकेव मिरर में देखो नंबर ऑफ केस बढ़ जाते हैं, केस 1 2 3 4 5 6 अलग अलग केस में, मतलब ऑब्जेक्ट को रखने का पोजीशन हमारा बदल जाएगा। अच्छा एक बात और, ऑब्जेक्ट हम किधर रखेंगे? अगर हमको अपना चेहरा देखना है तो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर रखेंगे या उसके पीछे रखेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखेंगे। तो इसमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड नहीं, इस वजह से इसमें नंबर ऑफ केस सिर्फ 2 बन पाता है, जबकि इसमें नंबर ऑफ केस कितने हो जाते हैं? 6। क्लियर है? पहला केस अगर हम लोग लेते हैं एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दें? इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आने वाली सारी रे ऑफ लाइट हमने बताया था आप लोगों को कि वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होती है? तो इमेज बनाने के लिए आप लोग कितने रे को लोगे? हमेशा 2 रे ले, 2 रे से, हालांकि 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर 2 से ही हमारा काम चल जा रहा है तो फिर आगे और लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई भी 2 रे ऑफ लाइट हम लोग पैरेलल रे ऑफ लाइट ले रहे हैं जो इंफिनिटी से आ रहा है और कहाँ पे फॉल कर रहा है? मिरर के सरफेस पे फॉल कर रहा है। ये इंसिडेंस रे होगा। ये कहाँ से आ रहा है? ऑब्जेक्ट से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? इंफिनिटी पे, बहुत दूर में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आके मिरर पे पड़ रही है। जब यहाँ पे लाइट इसके सरफेस पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट कहाँ जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ऐसा हम लोग पढ़े? ये वाली रे कहाँ से जाएगी? अगेन फोकस से जाएगी, तो ये इधर चली जाएगी। और ये देखो एक रिफ्लेक्टेड रे ये और एक रिफ्लेक्टेड रे ये, दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना? तो जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ था उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। तो हम लोग इमेज का क्या क्या जानकारी यहाँ से लिख सकते हैं? इसमें तो इमेज हमने बना लिया। दूसरा केस में इमेज बनाओ, पहले इमेज बना लो सब केस में। तुम लोग इस रे डायग्राम, इस 6 में से कोई एक क्वेश्चन दे देता है, ठीक है? आपके बोर्ड एग्जाम में इस 6 में से कोई एक रे डायग्राम तो दे ही देता है, ठीक है? दूसरा हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा इंफिनिटी से मिरर की ओर क्लोज करते हैं। मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, चलो तो हम लोग लिखेंगे इसको कि ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं बिटवीन, अभी पहले नाम मत लिखना, पहले ऑब्जेक्ट रख दो। रे डायग्राम में हमेशा ध्यान रखना नाम पहले लिख देने से लाइन इधर उधर हो सकती है, जिसके वजह से आपको गलत करना पड़ेगा और फिर से बनाना पड़ेगा। एक रे हमने पैरेलल ले लिया, पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। दूसरी रे को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेते हैं। कहाँ से ले लेते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेते हैं। तुम लोग को पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे ऑफ लाइट नॉर्मल इंसिडेंस करती है,
मिरर पे कैसा इंसिडेंस करती है? नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू कितना डिग्री? 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? और कर रहा है यस। नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों का वैल्यू कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है। यानी कि रे जिस रास्ते से होकर आ रही है उसी रास्ते में रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस चली जाएगी। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये और दूसरा ये, तो बताओ दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना? तो इस बी पॉइंट का इमेज तो ये देखो बी डैश बन गया और यहाँ पे ए डैश बन गया, यानी कि इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। थोड़ा सा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को ज़्यादा क्लोज कर दिया है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पोल से फोकस के बीच की दूरी और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी ऑलमोस्ट सेम होती है। हम लोग ऐसा प्रूव भी कर चुके हैं ना कि F जो होता है वो R का आधा होता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा केस क्या है? तीसरे केस में चलो हमने यहाँ पे फोकस लिया, अभी पहले फोकस मत लो, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख सकते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ रख सकते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अभी हम रखे हुए थे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो ऑब्जेक्ट को हम रख दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब ऑब्जेक्ट को तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो, फिर से दो रे लो, एक रे को हमने पैरेलल ले लिया, ये कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। और दूसरी रे को भी आप फोकस से ही ले लो, दूसरी रे को कहाँ से ले लो? फोकस से ले लो। रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। और ये देखो इस ऑब्जेक्ट AB का इमेज भी यहीं पे बन रहा है आपका, A डैश B डैश, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। ठीक है? चौथा केस हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट को हम और क्लोज करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को और क्लोज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑब्जेक्ट का बताओ? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। चलो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ पे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस है, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ कहीं पे रख देते हैं। इससे दो रे ले लीजिए आप लोग। पहली रे को हमने पैरेलल लिया, जो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी रे को हम फोकस से ही ले लेते हैं, जो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है बताओ? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो देखो ये जो एक रे ये और दूसरी रे ये एक्चुअल में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपका इमेज बना, ये आपका क्या बना? नेक्स्ट केस हम लोग लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? फोकस। कहाँ पे रखेंगे? फोकस पे रखेंगे। जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रख रहे हैं, एक रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया, ये कहां से होकर जाएगी? फोकस से जाएगी। और दूसरी रे को आप क्या करो? पोल से ले लो। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने क्या कहा कि हमको सिर्फ और सिर्फ कितने रे की जरूरत है? 2 रे की जरूरत है। तो 2 रे से ही अगर हमारा काम चल रहा है, ये देखो ये दोनों रे आपस में क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। और फोकस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? इनफिनिटी पे बनेगा। कहाँ बनेगा? इनफिनिटी पे। नेक्स्ट डायग्राम हम लोग लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? फोकस और पोल के बीच रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? फोकस और पोल के बीच रखते हैं। ये देखो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया। अगर हम यहाँ से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट लेते हैं, क्या लेते हैं? पैरेलल रे ऑफ लाइट लेते हैं, तो यह रिफ्लेक्ट होकर के कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट को हम कहां से ले लिए? पोल से। यह रिफ्लेक्शन के बाद इधर चली जाएगी। देखो दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल है क्या? नहीं है, डाइवर्ज होते जा रहा है ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं? पीछे खींचते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट को, दोनों रे को हमने क्या किया? पीछे खींचा। और एक्चुअल में तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी, लेकिन ये दोनों रे आपस में हमको जब पीछे खींचते हैं तो हमको ऐसा फील होता है कि कहीं यहाँ से आ रहा हो, यानी कि इस पॉइंट बी का वर्चुअल इमेज, एक्चुअल इंटरसेक्शन तो ये नहीं है ना। एक्चुअल इंटरसेक्शन
आंसर नहीं है, इसलिए इस बी का बी डैश और ए का हम लोग ए डैश। ये देखो इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज ए डैश बी डैश हमको मिरर के पीछे मिला। पॉइंट ध्यान दो, इस 5 केस में, स्टार्टिंग के 5 केस में, 5 केसेस में जो भी इमेज बने हैं वो सारे के सारे इमेज उस साइड बने हैं जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। हाँ या ना? तो सारे के सारे इमेज कैसे इमेज थे? रियल इमेज थे। लेकिन ये एक केस ऐसा है जिसमें कैसा इमेज बन रहा है? वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज बन रहा है? वर्चुअल इमेज। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब इसमें देखते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में। पहले तो हम लोग ले लेंगे कहाँ से? इंफिनिटी पे रे ऑफ लाइट है। इंफिनिटी पर वाली रे ऑफ लाइट को हम लोग पैरेलल बीम के रूप में लेते हैं। उससे जो भी रे ऑफ लाइट आती है वो कैसा होती है? पैरेलल होती है। रिफ्लेक्शन के बाद ये किधर चली जाएगी? इधर डाइवर्ज कर जाएगी, और ये भी रिफ्लेक्शन के बाद चली जाएगी इधर। जब इस दोनों रे को, अब एक्चुअल में तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा ये दोनों, जब इसको अपन हम पीछे खींचते हैं तो हमको ऐसा फील होता है कि ये दोनों के दोनों रे ऑफ लाइट कहाँ पे मिल रही है? फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है? तो इंफिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। लेकिन इमेज कैसा है? रियल या वर्चुअल? दूसरा केस हम लोग ले लेते हैं कि बिटवीन इंफिनिटी एंड कोन कहीं पे रख दें। एक रे को हमने पैरेलल ले लिया, एक रे को हमने क्या ले लिया? पैरेलल ले लिया। रिफ्लेक्शन के बाद ये किधर जाएगी? इधर चलेगी। कहां से आते हुए एक्यर होगी? फोकस से आते हुए एक्यर। दूसरी रे को हम लोग क्या करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर ले लेते हैं। हालांकि रे उधर जा नहीं पाएगी, लेकिन हम लोग इसको इमेजिन कर सकते हैं। और ये हमको कहां से आता हुआ एक्यर होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और तुम लोग को पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाने वाली सारी रे ऑफ लाइट नॉर्मल इंसिडेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? नॉर्मल इंसिडेंस कहलाती है। और वो अपने रास्ते में ही वापस लौट जाती है। नहीं, रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते में वापस लौट जाती है। तो इस AB का इमेज कहां पे बन रहा है? देखो, A डैश कैसा इमेज बना? वर्चुअल। तो अब हर केस के लिए हम लोग पहले पॉइंट्स को लिख लेते हैं। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे इमेज का नेचर कैसा है? रियल है और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे। इमेज का कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। कहाँ पे बनेगा? फोकस। कहाँ पे बनेगा? फोकस। अच्छा, कैसा होगा? इसका साइज कैसा होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में? स्मॉलर है, हाईली डिमिनिश्ड। क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। HD। HD, हाईली डिमिनिश्ड। अच्छा, अगर मैग्निफिकेशन का केस यहाँ पे पूछ दे तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू याद रखना, वेरी वेरी लेस देन -1। -1। यहाँ पे चलते हैं, इसमें क्या बनेगा बताओ? रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ या ना? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, कहाँ पे बन रहा है इमेज? बताओ। बिटवीन C एंड बिटवीन C एंड F। बिटवीन C एंड F। क्लियर है? ठीक है, बिटवीन C एंड F बना। और कहाँ पे बनेगा? स्पेस कम होने की वजह से भी इधर उधर एडजस्ट कर रहे हैं, टेंशन मत लेना तुम लोग। ठीक है, क्योंकि इसको तुम लोग समझ चुके हो। पहले एक डायग्राम बनाना है, उसके नीचे ये सारी बातें लिखनी। बिटवीन C एंड F। इसके बाद बताइए कैसा साइज, इमेज का साइज कैसा होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, STO, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैग्निफिकेशन का वैल्यू अभी भी लेस देन -1। अभी भी लेस देन -1। अच्छा, ये हम -1 कैसे लिख रहे हैं? तो मैग्निफिकेशन हम आप लोग को सिखाए हुए हैं कि मैग्निफिकेशन को बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ। और कॉन्केव मिरर में ये मैग्निफिकेशन को डिफाइन किया जाता है -V/U। क्या डिफाइन किया जाता है? -V/U। याद रखिए, अगर हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
तो ये रेशियो का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? तो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 1, हां या ना? अगर मैग्निफिकेशन इसको हम कह रहे हैं तो m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कह रहे हैं ना। लेकिन अगर केस आपका ऐसा कुछ है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है? छोटा है, लेस है। तो इस केस में हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन क्या हो जाएगा? 1। और ये मैग्निफिकेशन इसको हम कहेंगे तो लेस देन 1। अब कहोगे सर यहाँ तो आपने लेस देन 1 कहा, यहाँ पे आप -1 लेस देन कर रहे हैं। m इज लेस देन -1। तो ये माइनस सिंबल किसके लिए देते हैं हम लोग? रियल इमेज के लिए। किसके लिए? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि रियल इमेज में हमेशा इमेज इन्वर्टेड बनता है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है तो इमेज नीचे की ऊपर बनता है या नहीं बनता है? तो ये माइनस सिंबल बताता है क्या? माइनस सिंबल क्या बताता है? तो ये याद रखना है कि m का वैल्यू पॉजिटिव होगा फॉर वर्चुअल इमेज। किसके लिए? वर्चुअल के लिए। और निगेटिव होगा किसके लिए? रियल। किसके लिए निगेटिव होगा? रियल। क्लियर है? तो रियल इमेज द वैल्यू ऑफ m विल बी नेगेटिव। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं m का वैल्यू क्या है? काफी छोटा है। यहाँ पे इमेज जो है बहुत ही छोटा है, इसलिए वेरी वेरी लेस देन -1। यहाँ पे m इज थोड़ा सा साइज बड़ा हुआ ना इमेज का, इसके कंपैरिजन में साइज क्या हुआ है? बड़ा हुआ है। m इज लेस देन -1। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे तो रियल एंड इन्वर्टेड है। इमेज कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड है। कहाँ पे बन रहा है बताओ? एट C ही बन रहा है। इमेज कहाँ पे बन रहा है? एट C। साइज कैसा है? इक्वल। साइज कैसा होता है? इक्वल। इसलिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? इक्वल टू माइनस। चलो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बताओ कैसा इमेज? अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। कहाँ पे बन रहा है? बियॉन्ड C, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या कह सकते हो बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इमेज का साइज क्या अभी भी ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है? तुम लोग ध्यान से देखो तो ये पाओगे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर के क्लोज लेकर जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज की साइज क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इमेज कैसा है? अभी भी रियल है। इमेज कैसा है? रियल है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अब ऑब्जेक्ट इमेज का जो साइज है लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। मतलब हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? अच्छा, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आएगा? ग्रेटर देन -1। -1 तो अभी भी रहेगा। क्यों -1 रहेगा? रियल के लिए। किसके लिए? तो ये वैल्यू अब ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1। अच्छा, यहाँ पे बताइए इस केस में तो काफी बड़ा इमेज बनता है। अभी भी इमेज तुम्हारा रियल एंड इन्वर्टेड ही है, लेकिन अब इमेज कहाँ पे बन रहा है? इंफिनिटी पे बन रहा है और हाईली मैग्नीफाइड है। हाईली मैग्नीफाइड है मतलब काफी बड़ा इमेज है। तो इस केस में मैग्निफिकेशन का वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन -1। नहीं, m का वैल्यू कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा -1 से। खैर, और चलिए इस केस में आते हैं। इस केस में कैसा इमेज बन रहा है? यही एक केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बन रहा है। वर्चुअल इमेज कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। अच्छा, कहाँ पे इमेज बन रहा है? बिहाइंड मिरर। कहाँ पे इमेज बन रहा है? बिहाइंड मिरर। ठीक है। साइज कैसा है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। तो बताओ मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन क्या लिख दिया? मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन। अगर तुमसे पूछेंगे कि बताओ इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू, यहाँ पे पूछे कि बताओ कि इसमें से मैग्निफिकेशन का वैल्यू एक कॉन्केव मिरर में क्या नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए -2, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी -0.5, सॉरी, अच्छा ठीक है, ऑप्शन डी 0.5, ऑप्शन ई 1.5। बताओ क्या नहीं हो सकता है?
कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन का वैल्यू इसमें से क्या नहीं हो सकता है? क्या -2 हो सकता है? अरे जब -1 से छोटा हो सकता है तो -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कब होता है? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है। कब होता है? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। -0 पॉइंट हो सकता है 5, हो सकता है। कब हो सकता है? जब m का वैल्यू ग्रेटर देन -1 हो। जब m का वैल्यू ग्रेटर देन -1। अच्छा, m का वैल्यू 0.5 हो सकता है, कहीं देख लो नहीं हो सकता। 0 और 1 के बीच कहीं है मैग्निफिकेशन का वैल्यू? नहीं है ना। m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता है, यस हो सकता है। 1.5 अगर है तो हो सकता है। कब होगा? जब वर्चुअल इमेज बनेगा। कब होगा? जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो 1.5 हो सकता है। क्लियर है? हमने क्या लिखा है? m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा। यहाँ पे क्या कहा है? m का वैल्यू ग्रेटर देन, ग्रेटर, वेरी ग्रेटर देन -1 हो सकता है, मतलब 0 के एकदम क्लोज जा सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। 0 और 1 के बीच नहीं हो सकता। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट केस है तुम्हारा कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर में। इसमें भी जल्दी से हम लोग एक्सप्लेन कर ले। बताओ कैसा इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड, अच्छा, इमेज कहाँ पे बन रहा है? एट फोकस। कहाँ पे बन रहा है? एट फोकस। कैसा है इमेज का साइज? कैसा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है? मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा बताओ? मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेस देन 1 होगा। क्या होगा? ऐसा कब होता है देख लो, लेस देन 1 कब होता है? जब हाइट ऑफ इमेज छोटा होता है। किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ तो बहुत ही छोटा है, यहाँ पे बहुत ही छोटा है, इसलिए m का वैल्यू लेस देन 1 होगा। इस केस में बताइए, अगेन वर्चुअल एंड इरेक्ट। कहाँ पे बनेगा इमेज? बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस। अच्छा, इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगेन लेस देन 1। इस दोनों लेस देन 1 में क्या डिफरेंस है? यह वैल्यू कुछ ज्यादा छोटा है और यह वैल्यू इसके कंपैरिजन में कुछ ज्यादा बड़ा है। मैग्निफिकेशन का मतलब ही क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितना बड़ा है। मैग्निफिकेशन बेसिकली देखो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि ऊपर भी हाइट है और नीचे भी हाइट है, दोनों एक दूसरे के यूनिट को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और बेसिकली यह मैग्निफिकेशन एक नंबर होता है और यह नंबर बताता है कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स है। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, इसके बाद मैग्निफिकेशन हम लोग सीख चुके हैं, इमेज फॉर्मेशन सीख चुके हैं। मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? बेसिकली दिस इज द रिलेशन बिटवीन f, v एंड u। f, v एंड u। f क्या है? फोकल लेंथ। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। d क्या है? इमेज डिस्टेंस। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम 1/v + 1/q याद रखें, 1/u + 1/v भी कह सकते हैं। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो कह सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसी फॉर्म को याद रखें। उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप साइकिल चलाना जान जाते हो तो फिर आप जैसे चाहो साइकिल वैसे चला सकते हो, हाँ या ना? पीछे बैठकर, सीट पर बैठकर, आगे खड़ा होकर के जैसे चाहते हो वैसे चला लेना। लेकिन अभी आप क्या सीख रहे हो? यहाँ पे हम लेंस फॉर्मूला जो पढ़ेंगे वहां पे भी यही पढ़ेंगे, लेकिन बस वहां पे डिफरेंस क्या होगा? इस प्लस के जगह पे हम माइनस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? माइनस यूज करेंगे। इसलिए बच्चे अभी अगर इसको 1/u + 1/v कहेंगे तो वहां पे भी जाकर के क्या कहेंगे? 1/u - 1/v कहेंगे। लेकिन जब यहाँ माइनस आ जाएगा तो 1/u - 1/v और 1/v - 1/u में अंतर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इसलिए आप इसको याद रखिए, 1/f = 1/v + 1/u। अच्छा, f का फॉर्मूला एक पढ़े हो आप लोग, f = क्या पढ़े हो? r/2 पढ़े हो ना? तो मिरर फॉर्मूला को हम दूसरे तरीके से कैसे याद रख सकते हैं? 1/r/2 = 1/v + 1/u। 2 को ऊपर भेज दो,
क्या हो जाएगा बताओ, 2 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन। क्लियर है? क्लियर है? इसका डेरिवेशन आप लोग को पढ़ना नहीं है, मतलब कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, हालांकि आप समझ सकते हो इसके डेरिवेशन को। फिलहाल अभी हमारे पास टाइम हो चुका है, लेकिन 2 क्वेश्चन भी बताना है, इससे पहले इस 2 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए आइए, क्या कह रहा है, एक कॉन्वेक्स मिरर। जैसे ही क्वेश्चन में कुछ दे दे तो आप सिंपली लिखना कि मिरर के बारे में अगर जानकारी दिया है तो मिरर क्या बता दिया है, कॉन्वेक्स। मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स। अगर मिरर कॉन्वेक्स है, यूज फॉर रियल व्यू ऑफ ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू दे दिया। अच्छा ये बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स का या नेगेटिव होगा? तो आप जानते हो कॉन्वेक्स में, याद रखना ये पोल है, ये पोल है, पोल के राइट साइड जो भी वैल्यूज है वो पॉजिटिव हम लोग कंसीडर करेंगे। अभी तुम लोग के लिए, अभी सीख रहे हो इसलिए हम ऐसे बता रहे हैं। पोल के राइट साइड में वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और पोल के लेफ्ट साइड में वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। पोल के ऊपर में हम वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और पोल के नीचे में हम वैल्यू को क्या लेंगे। इसको ठीक इस तरह से याद रख सकते हो जैसे आप याद रखते हो कार्टेशियन सिस्टम में, यहाँ पे ओरिजिन कहते हो, मैं इसको पोल क्या दे रहा हूँ, क्या कह दे रहा हूँ। अब पोल के इधर जाएंगे तो वैल्यू क्या लेते हैं, और इधर जाने पे नेगेटिव, ऊपर जाने पे पॉजिटिव और नीचे आने पे। क्लियर है? तो बताइए कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 3 मीटर। क्या प्लस दिखाना कोई जरूरी नहीं। अच्छा अब क्या कह रहा है, इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर। बस के बारे में दिया कि उस मिरर से 5 मीटर की डिस्टेंस पे एक बस है, मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो मिरर कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग हमेशा नेगेटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग हमेशा क्या लेंगे, देख लो, क्योंकि सबका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ना, उस साइड में ही हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, -5 मीटर। फ्रॉम दिस फिगर फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन, नेचर, पोजीशन का मतलब v का वैल्यू पूछ रहा है, पोजीशन का मतलब v का वैल्यू पूछ रहा है। नेचर का मतलब रियल है या वर्चुअल है ये पूछ रहा है, रियल है या वर्चुअल है ये पूछ रहा है। और साइज मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसकी साइज क्या है ये पूछ रहा है। साइज का मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसकी साइज क्या है। क्या, चलिए बारी बारी से समझते हैं। नेचर रियल होगा या वर्चुअल होगा, आप तो यहीं से बता सकते हो, कहां से, कि मिरर कैसा है। अगर कॉन्केव रहेगा तो हमको सोचना पड़ेगा कि ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, मतलब रियल होगा या वर्चुअल होगा, कॉन्केव में सोचना पड़ेगा। लेकिन कॉन्केव कॉन्वेक्स देखते हुए हम डायरेक्टली टिक मार सकते हैं ये कैसा होगा, वर्चुअल होगा। क्लियर है इतनी बात? अच्छा अगर ये वर्चुअल इमेज है, अब आप भी निकाल सकते हो, मिरर फॉर्मूला का यूज करो, बताओ फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, बताओ क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, बताइए वैल्यू सबका। 1/f का वैल्यू कितना, r है, तो बताइए f का वैल्यू क्या हो जाएगा, r/2, हाँ या ना, मतलब 3/2, 1/3/2 इज इक्वल टू 1/v। देखो जिसका आपको वैल्यू नहीं दिया हुआ है उसका साइन स्कीम यूज नहीं करते। साइन स्कीम हम सिर्फ और सिर्फ उसी का लेंगे जिसका, जैसे r दिया हुआ था तो मैंने साइन स्कीम लिया, u दिया हुआ था तो मैंने साइन स्कीम लिया, लेकिन v नहीं दिया हुआ था तो इसके लिए हम पहले से कोई साइन स्कीम नहीं लगाएंगे। बातें समझ में आ रही है? और एक बात देखो, वर्चुअल इमेज में v का वैल्यू हर जगह पे पॉजिटिव आ रहा होगा, यहाँ भी पॉजिटिव, इस साइड इमेज बन रहा है ना, इसमें भी इस साइड इमेज बन रहा है और इसमें भी इस साइड इमेज बन रहा है। तो v का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, v का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इमेज कैसा है, और v का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसा है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? चलिए अब समझिए इस टर्म को, बताइए 1/3/2 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का वैल्यू 1/-5, ये 2 ऊपर गया ना, तो कितना हो गया बताओ, 2/3 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-5। इसको इधर लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा बताओ,
2/3 + 1/5 = 1/3 5/3 का